वेलकम बैक टू द क्लास। हम कर रहे हैं इनोवेटर साइंस ग्रेड 7 फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारी बुक का लेसन नंबर 9 दैट इज लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम लेसन के आउटकम्स देख लेते हैं कि हमें चैप्टर के लास्ट तक क्या क्या चीजें पढ़ के चलनी है, जैसे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, organs that helps in digestion, some disorders of the digestive systems, nutrition in ruminants that are grass eating animals, respiration in humans, respiration in animals. So आपको सबसे पहले यहाँ मैच करने के लिए कुछ चीजें दी गई हैं। एक तरफ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिए हैं और दूसरी तरफ उनका डाइजेस्ट करने का तरीका, तो आपको उनको मैच करते हुए चलना है। जैसे कि काऊ, अब काऊ का डाइजेस्टिव तरीका क्या है, देखो वो क्या करती है, च्यू एंड रीच्यू फूड। वो रूमिनेंट है, वो घास खाती है, तो आप इसको इससे मैच करेंगे। देन ह्यूमंस स्टार्ट डाइजेशन विद टीथ एंड सलाइवा, स्नेक swallow prey whole and frog catches insects with sticky tongue. Done? Now observe your surrounding and notice what animals eat. अपने आसपास के वातावरण को देखो और ये नोटिस करो कि एनिमल्स क्या खाते हैं। जैसे कि अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग खाना खाते हैं। बीज और सनबर्ड्स क्या करती हैं, वो फ्लावर से नेक्टर को लेती हैं, जबकि जो ह्यूमंस के या एनिमल्स के इन्फेंट होते हैं वो मदर मिल्क पे फीड करते हैं। शुरू के टाइम पे वो खाना नहीं खा सकते तो वो मदर मिल्क पे फीड करते हैं। और जो स्नेक्स है जैसे कि पाइथन हो गया, वो क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे उन एनिमल्स को स्वेलो कर लेते हैं जो उनका डाइजेस्टिव फूड होता है। Now some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. और aquatic animals क्या करते हैं, जो आसपास खाना फ्लोट कर रहा होता है, मतलब पानी में होता है, उसको पहले वो फिल्टर करेंगे और फिर उसी को खाएंगे, वो उस पर सर्वाइव करते हैं। Now moving ahead, nutrition in animals. Animals including humans obtain energy from food which enables them to carry out various life processes. देखो जानवर हो या इंसान, खाने से ही उनको एनर्जी मिलने वाली है और वो एनर्जी बाद में कहाँ काम आएगी, हमारे लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए। Animals consume food that contains complex components such as carbohydrates, proteins and fats. अब हर कोई कुछ ऐसा खाना खा रहा होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्ब्स हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। These complex food components have to be broken down into simpler forms before the body can use them. But how does this process happen? अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है ना, इसको टूटना है छोटे छोटे सिंपल पार्टिकल्स में, ताकि मेरी बॉडी, आपकी बॉडी उसको अच्छे से कंज्यूम कर सके, वहां से एनर्जी अच्छे से निकाल सके। बट ये होगा कैसे? नाउ वी हैव टू स्टडी डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम पढ़ेंगे कि ये होगा कैसे। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स occur in the long tube called alimentary canal. ये पूरा प्रोसेस एक लंबी सी ट्यूब में होता है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। This process starts in the mouth and ends at anus. अब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट क्या बताया हमें, माउथ, और सबसे लास्ट पार्ट क्या है, एनस। As food moves through this canal, digestive juice secreted at different parts break it down into simpler form. अब जैसे जैसे आप पढ़ते चलोगे तो माउथ से ये स्टार्ट हुआ, अब अलग अलग जगह पे अलग अलग डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे, सीक्रेट होंगे अलग अलग ग्लैंड से, अलग अलग ऑर्गन से, और वो हमारे खाने को तोड़ते हुए चलेंगे। This simpler form of food is absorbed by different parts of our alimentary canal and transported to various parts of our body to carry out various functions. अब यही फूड हमारी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाएगा और वहां से हम वो एनर्जी गेन कर सकेंगे और बाद में अपने बेसिक प्रोसेसेस को करेंगे। नाउ हियर्स एन एक्टिविटी। आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, साथ ही उनका खाना आपको बताना है कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। देन मोड ऑफ फीडिंग, वो किस तरीके से खाना खाते हैं, मतलब क्या खाते हैं और किस तरीके से खाते हैं। जैसे कि स्नेक्स इंसेक्ट्स खाएंगे या फिर फ्रॉग्स को खाएंगे, कैसे, स्वेलो करके। तो मॉस्किटो कैसे खाते हैं, देखो वो खून पीते हैं, लाइक दे फीड ऑन ह्यूमन ब्लड्स या फिर एनिमल ब्लड्स, और करते क्या है, वो स्टिंग करते हैं, वो ऐसे स्टिंग करेंगे और खून को पीना है उनका काम। तो इसी तरीके से आपने ये पूरी टेबल फिल कर लेनी है। नाउ लाइक ऑल अदर एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इन्वॉल्व्स द ऑल 5 स्टेप्स। 5 स्टेप में हमारा डाइजेशन होगा, कौन कौन सा, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. The nutrients such as protein, fats and carbohydrates are broken down into simpler molecules. अभी हमारे carbs, protein, fats simpler molecules में टूटेंगे और वहां से एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी। In humans, the process of nutrition, digestive system or the alimentary canal
The human digestive tract is about 9 meters, that is 30 feet in length. हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का रास्ता है ना, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, that is 9 meters long. कितनी लंबी है? 9 मीटर, यानी 30 feet. To utilize energy from the food, it must be absorbed by the walls of digestive tract. अब अगर आपको फूड से एनर्जी चाहिए तो वह एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ होगी? आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. Digestion prepares food for this journey. It is a process that breaks the food that you eat into molecules small enough to be absorbed by the cells that line the digestive tract. अब खाना इतने सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाएगा कि जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सेल है ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, वहां से एनर्जी वो निकाल सके. After digestion, nutrients get absorbed from the small intestine and are carried to various organs and cells by the circulatory system of the body. The digestive system is divided into following parts. अभी आपने पूरी प्रोसेस पढ़नी है और यहाँ पे बताया गया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे कि सबसे पहले माउथ कैविटी, देन फूड पाइप या उसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एट लास्ट एनएस. नाउ there are some more organs and glands like salivary gland, liver, pancreas and gallbladder which help in the process of digestion. अब कुछ glands भी होते हैं हमारे organ से अलग, जैसे कि salivary gland है, liver है, pancreas है, gallbladder है. ये अलग अलग secretion देते हैं और वो secretion हमारे खाने को break down करने में help करता है. The human digestive system is complex. Humans का digestive system बहुत complex है. It breaks down the complex food we eat into simpler usable form. और यही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन करता है हमारे सिंपलर सब्सटेंसेस में. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स. डाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. इन दिस प्रोसेस द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट एज वेस्ट मटेरियल. और लास्ट में जो खाना अनडाइजेस्टेड रहता है या फालतू होता है, जो चीज बॉडी के लिए वेस्ट है, वो वेस्ट के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकल जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. Food from the mouth enters different compartments of the digestive system. Digestive juices are secreted by inner walls of the stomach, small intestine, salivary glands, livers and pancreas. वही चीज बताई गई है कि आपके अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग ग्लैंड से सिक्रेशन होगा और वो हेल्प करेगा आपके डाइजेशन में. These digestive juices convert complex food molecules into simpler molecules which can be used by the cells of the body. Let us now understand what happens to the food in which part of the digestive system. अब हमें ये पूरी प्रोसेस पढ़ के चलनी है. सबसे पहले हम माउथ कैविटी से शुरू करते हैं कि होता क्या है. फूड एंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ. आपकी बॉडी में खाना कहाँ से जाएगा? आप कोई भी चीज खाते हो तो वो कैसे जाएगी? आप मुंह से खाते हो उस चीज को तो एंट्री करेगा वो माउथ से, और इस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं. ये हमारा न्यूट्रिशन का पहला स्टेप है. डाइजेशन एक्चुअली बिगिंस इन द माउथ वेयर फूड इज मैस्टिकेटेड बाय द टीथ. और यहाँ पे ही खाना मैस्टिकेट किया जाएगा टीथ के द्वारा. द माउथ कैविटी इंक्लूड्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड. अब हमारे माउथ कैविटी में क्या क्या है? हमारे दांत आ जाएंगे, हमारी टंग आ जाएगी और सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगे. ठीक है, ये हमारे तीनों चीज मिलके क्या बनाते हैं? माउथ कैविटी. द लिप्स प्रोटेक्ट द आउटर ओपनिंग ऑफ माउथ एंड चीक्स फ्रॉम द साइड वॉल. हमारे माउथ के साइड को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारे चीक्स. और लिप्स क्या करते हैं? हमारी ओपनिंग, माउथ की ओपनिंग को प्रोटेक्ट करके चलते हैं. द फ्लोर ऑफ द माउथ हैज अ मस्कुलर टंग. और हमारे माउथ के फ्लोर पे क्या है? दैट इज आवर टंग, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. अब इन्होंने क्या बताया कि हमारा खाना क्या है? पहले दांतों के द्वारा च्यू किया जाएगा और फिर उसको टंग हमारी स्लाइवा के साथ मिक्स कर देगी. Saliva is secreted by salivary glands that open into the mouth. और saliva कहाँ से सीक्रेट होता है? जो हमारे माउथ में salivary glands present है वो saliva को सीक्रेट करते हैं. Now saliva is secreted in the mouth even before the food enters the mouth. Saliva पहले से ही सीक्रेट होना शुरू हो जाता है हमारे मुंह के अंदर जब तक हम खाना खाते भी नहीं है. This is the reason your mouth salivates at the thought of smell of food. जब आप खाने के बारे में सोचते भी हो ना, तब भी आपके मुंह में स्लाइवा सीक्रेट हो रहा होता है. स्लाइवा डाइजेस्ट स्टार्च इन द फूड टू शुगर. अब वो क्या करता है? खाने के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. ठीक है, ये फंक्शन आप स्लाइवा का याद रखोगे. इट मेक्स फूड सॉफ्ट सो दैट इज इजी टू स्वेलो एंड च्यू. और वो खाने को इतना सॉफ्ट बना देता है कि वो चबाना और स्वेलो करना आसान हो जाए. लेट अस लर्न अबाउट द टीथ, द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द टंग. अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं. नाउ मूविंग अहेड, टीथ.
अब आपने टीथ के बारे में क्या जानना है? द टीथ ब्रेक फूड बाय क्लैंपिंग, पियर्सिंग, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। वो सारे तरीकों से खाने को च्यू करता है, अच्छे से क्रश करता है, उनको ग्राइंड कर देता है। दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। और खाने को चबाना, अच्छे से ग्राइंड करना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, ये क्या कहलाती है? मैस्टिकेशन। The teeth are the first tools of our digestive system which break down the food into small particles। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे दांत सबसे पहले टूल्स होते हैं जो खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। Teeth are hard structure held in the socket of jaw। और जो हमारी jaw है ना, इसके हार्ड सॉकेट्स में हमारे टीथ फिटेड होते हैं। Teeth are covered by whitish substance called enamel। और दांतों के ऊपर एक व्हाइट सब्सटेंस होता है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। We have two sets of teeth in our lives। और हमारे जीवन काल में हमारे पास दो तरह के दांत होते हैं, जैसे कि पहले मिल्क टीथ जो होते हैं और बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। चिल्ड्रन हैव 20 मिल्क टीथ और बच्चों के 20 दूध के दांत आते हैं। द मिल्क टीथ erupt and start growing when a baby is about 6 months to a year old। और जब बच्चा 6 महीने से 1 साल के टाइम पीरियड की तरफ बढ़ रहा होता है तब उसके दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं। These teeth eventually fall out and are replaced by 32 permanent teeth as the person grow older। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे मिल्क टीथ जो है अपने आप टूट जाएंगे और फिर उसके परमानेंट टीथ आने शुरू होंगे। और वो कितने होते हैं? वो 32 होते हैं। नाउ टंग। टंग इज अ थिक मस्कुलर ऑर्गन विच मेक्स द फ्लोर ऑफ द माउथ। हमारी जीभ जो है एक वो बहुत थिक मस्कुलर ऑर्गन है, वो पूरी मसल से बनी है, उसमें कोई बोन नहीं होती। एंड दिस इज हाउ अ टंग लुक्स लाइक। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स। और हमारी टंग में 4 तरह के टेस्ट बड्स होते हैं, सॉल्टी, स्वीट, सॉर एंड बीटर। जो नमक पहचान लेती है, मीठा पहचान लेती है, खट्टा और कड़वा, ये सारे खाने की सेंस वो अच्छे से कर लेती है। Thus it also act as a sense organ। और इसी वजह से ये एक सेंस ऑर्गन की तरह भी काम करती है। It helps to remove food particles trapped in the teeth and move food around in the mouth। और ये खाने को मुंह में मूवमेंट के लिए भी हेल्प करती है। लाइक आपका खाना जब आप च्यू कर रहे होते हो तो पूरी डायरेक्शंस में मूव करता है, उसमें हेल्प करती है हमारी टंग। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्वॉल्विंग। और खाने को स्वेलो करने में भी ये हेल्प करती है। टंग्स मिक्सेस द स्लाइवा विद द फूड एंड ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग। खाने को स्लाइवा के साथ मिक्स करना। स्लाइवा क्या है? जो हमारे मुंह में थूक होता है, दैट इज व्हाट स्लाइवा इज। ठीक है, उसके साथ इसको मिक्स करना। देन हमें बोलने में हेल्प करती है हमारी टंग। द टंग रोल्स द फूड इनटू अ बॉल विच इज स्वेलोड और पुश्ड इनटू द फूड पाइप। खाने को बॉल की शेप में रोल करना, फिर उसको स्वेलो करने में हेल्प करना, ये सारे काम हमारी टंग करती है। और वो कहाँ जाता है? फिर वो फूड पाइप में जाता है। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ फूड पाइप इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और अब हम जानेंगे कि फूड पाइप का हमारे डाइजेशन में क्या रोल है। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी नंबर 2। आपको क्या करना है? आपको कुछ अलग अलग सॉल्यूशंस तैयार कर लेने हैं, सॉल्ट का, शुगर का, लेमन जूस का और बिटर गार्ड का यानी करेले का। आपको थोड़े थोड़े एक एक करके अपनी जीभ पे रखने और आपको देखना है कि क्या आपकी जो टंग है वो उनको पहचान पा रही है। वो इजीली पहचान लेगी क्योंकि आपके टंग के पास 4 टेस्ट बड्स होते हैं। नाउ इंजेशन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन। हमारी न्यूट्रिशन की सबसे पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेप तो आपका इंजेशन जो हमने पढ़ा है वो माउथ कैविटी से शुरू होता है, बट यहाँ पे ये आपकी कैसे न्यूट्रिशन में काम करेगा वो देखना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the mouth or body। food pipe और esophagus connects the mouth to the stomach। अब हमने देखा कि खाना मुंह के माउथ के थ्रू आपके बॉडी में तो आ चुका है, वो टूट भी चुका है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अब फूड पाइप जो है आपके माउथ को और आपके स्टमक को कनेक्ट करता है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और ये क्या करती है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करती है। जैसे खाना जाता है तो ये इस तरीके से मूव करती है। खाना इसमें ऐसे ऐसे होके नीचे तक आता है। इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। और इसकी लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। फूड इज पुश्ड इनटू इट बाय सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशंस। These movements are called peristalsis। The peristaltic movement helps to move both liquid and solid foods along the digestive tract। These movement push food along the esophagus into the stomach। अब चाहे खाना लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आपके स्टमक तक आ ही जाएगा। ठीक है, नाउ डाइजेशन, द सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमारी सेकेंड स्टेज क्या है? डाइजेशन। फूड रीचेज फ्रॉम द esophagus to the stomach within a few seconds। कुछ सेकंड्स के अंदर आपका खाना esophagus से पेट तक आ जाता है, आपके स्टमक तक आ जाता है। स्टमक इज जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल्स।
अब ये देखो जे शेप क्यों बोला गया, क्योंकि एज लाइक आप इंग्लिश अल्फाबेट्स में जे बनाते हो, वो कैसे बनाते हो आप, दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ जे। और कहीं ना कहीं आपके स्टमक की शेप भी जे शेप की उससे रिजेंबल होती है। तो एक जे शेप का बैग होता है जिसको हम स्टमक बोलते हैं, और वो भी पूरा मसल से मिलकर ही बना है। इट इज मेजर साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड विच इज द सेकेंड स्टेज आफ्टर इंजेशन। जो हमारी सेकेंड स्टेज है डाइजेशन, उसका ये मेजर साइट है, सबसे ज्यादा डाइजेस्ट आपका यहीं पे हो रहा होता है। द स्टमक स्ट्रेचेज एज इट फिल्स विद फूड, देन डाइजेस्ट द फूड बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। पहले तो खाना इसमें आएगा तो ये स्ट्रेच होगा, उसके बाद ये केमिकल प्रोसेस करेगा, केमिकल रिएक्शंस करेगा, फिजिकल रिएक्शंस करेगा और खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेगा। द लाइनिंग ऑफ द स्टमक secretes powerful digestive juices and an enzyme called pepsin and hydrochloric acid। जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है ना, वहां से अलग अलग जूस और आपके सीक्रेशन होता है अलग अलग उसका हार्मोन्स का, जैसे कि एसिड भी निकलता है, एक आपकी एंजाइम है दैट इज पेप्सिन, वो रिलीज होती है, अलग अलग जूस निकलते हैं। These pour and mix with the food and dissolve it chemically, और वो केमिकली ये सारे खाने के साथ मिक्स होंगे और खाने को ब्रेक डाउन करेंगे। एसिड किल्स द बैक्टीरिया दैट एंटर्स विद द फूड, और खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया बॉडी में आ भी गया है तो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उनको किल करने में हेल्प करेगा। द रिजल्ट इज क्रीमी सूप कॉल्ड चाइम, और हमारे बाद में जो रिजल्ट तैयार होगा उसको हम चाइम बोलेंगे, और वो बहुत क्रीमी टेक्सचर का होता है। दिस मूव स्लोली इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये कहां से जाएगा, ये धीरे धीरे कहां जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पे जाएगा, जो कि हमारा है द स्मॉल इंटेस्टाइन। डन। नाउ यू हैव सम क्वेश्चंस जिनके आपने आंसर करने हैं। इन हाउ मेनी पार्ट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 पार्ट्स। नेम देम। माउथ कैविटी, देन फूड पाइप, ईसोफेगस, then stomach, then small intestine, large intestine, and at last anus. What is the first step in the process of nutrition? That is ingestion. पहला पार्ट क्या है बेटा, ingestion. Then name the parts present inside the mouth cavity. Mouth cavity में क्या क्या है, सबसे पहले आपकी teeth, then tongue and salivary gland. Name the enzyme present in saliva. Salivary enzyme. How many kinds of teeth are present in human? 2 type of teeth, the milk one and the permanent one. Done. Now moving ahead, in the small intestine. अब small intestine में क्या होता है? The small intestine is the site of digestion and absorption of digested food. अब ये वो साइट है जहां आपका डाइजेस्टेड फूड आया और वहां से एब्जॉर्प्शन होना शुरू हुआ। डाइजेशन इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्शियली डिवाइडेड फूड फ्रॉम द स्टमक एंटर्स अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 6.9 मीटर लॉन्ग एंड इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारा खाना स्टमक से होके कहां आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 6.9 मीटर्स लॉन्ग, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा ऑर्गन है, लंबा पार्ट कह लो आप। इट इज डिवाइडेड इनटू द, अब ये किस किस पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन दिस पार्ट, और सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपका यही हो रहा होता है। पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, जो हमारे पैनक्रियाज है वो क्या सीक्रेट करेंगे, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेंगे। लीवर सीक्रेट करेगा बाइल जूस, जो कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस किस चीज में हेल्प करता है, जो हमारे फूड के अंदर फैट पार्टिकल्स थे उनको ब्रेक डाउन करता है। Thus the digestion of food starts in the mouth and is completed in the small intestine। तो हम ये बोल सकते हैं कि डाइजेशन शुरू तो माउथ में हुआ था बट खत्म होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे आके। नाउ एब्जॉर्प्शन, द थर्ड स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम थर्ड स्टेज पे आ चुके हैं जो कि है हमारी एब्जॉर्प्शन। The food is in liquid form and can be easily absorbed by the walls of small intestine to be carried to all the cells of body। अब खाना हमारा लिक्विड फॉर्म में आ चुका है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है ताकि वो एनर्जी पास ऑन करे। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, द थर्ड स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन, टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कहाँ होता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक फोल्ड कॉल्ड villi, singular villi। The wall of the villi easily absorb the liquid
food into and allow it to enter the blood flowing in the fine capillaries in the villi. The villi increase the surface area for the absorption of food. अब होता क्या है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है ना, उस पे फिंगर लाइक, जैसे हमारी फिंगर्स होती है, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हैं और वो मिलियंस में बने हैं, मतलब बहुत सारे नंबर्स में बने हैं। और वो क्या करते हैं, वो वॉल का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, वहां से जो आपका लिक्विड फॉर्म में खाना था वो आएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा, वहां से वो एनर्जी को लेगा एंड पास ऑन करेगा आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जहां जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब देखो विलाई दिखती कैसी है, विलाई का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं क्योंकि ये फिंगर्स के जैसी दिखती है, ठीक है। नाउ एसिमिलेशन, जो हमारी फोर्थ स्टेज है। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द सेल रिसीव्स द डाइजेस्टेड फूड थ्रू द विलाई. Absorbed food is transported to all parts of body. The body cell receives simplest food like glucose, simplified carbohydrates, amino acid, broken down proteins and fatty acids, broken down fats. अब एसिमिलेशन में क्या है कि आपकी सेल्स बॉडी की डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी, वहां से एनर्जी ले लेगी। वो कैसे, वो विलाई के थ्रू होगा जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। अब सेल्स ने क्या, कौन सा सिंपलेस्ट फूड रिसीव किया, एक तो ग्लूकोज रिसीव किया, वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल फॉर्म है। उन्होंने अमीनो एसिड्स रिसीव किए जो कि प्रोटीन्स की सिंपल फॉर्म है, और उन्होंने फैटी एसिड्स रिसीव किए जो कि फैट्स की सिंपल फॉर्म है। फैट्स छूटे फैटी एसिड्स में, प्रोटीन्स छूटे अमीनो एसिड्स में, और आपका कार्ब्स छूटा ग्लूकोज में। ग्लूकोज गिव्स एनर्जी, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। अमीनो एसिड्स को यूज किया जाता है आपके बॉडी के ब्लॉक्स बनाने में, उनको बिल्ड करने में, और फैटी एसिड्स आर स्टोर्ड अंडर द स्किन एज एनर्जी बैंक फॉर इमरजेंसी। और फैटी एसिड्स को आपके स्किन में स्टोर कर लिया जाता है एज अ एनर्जी बैंक, जब इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो वहां से एनर्जी उनको यूज कर ली जाएगी। नाउ द लास्ट एंड फिफ्थ स्टेज, दैट इज इजेशन. The undigested food from the small intestine pass into the large intestine. अब जो खाना undigested रह गया है वो पास ऑन किया जाएगा small intestine से large intestine में. The large intestine is about 1.5 meter in length. ये कितना लंबा होता है, इसकी लेंथ होती है 1.5 meters. It consists of 3 parts. इसके भी 3 parts है, कौन कौन से, cecum, colon and rectum. The large intestine reabsorb water and then eliminates dry waste as feces. और वहां से लार्ज इंटेस्टाइन आपका सारा लिक्विड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो आपका सॉलिड वेस्ट बचता है वो फेसिस की फॉर्म में, ड्राई वेस्ट जो होता है वो बाहर निकाल देता है बॉडी से. द फेसिस आर स्टोर्ड इन द रेक्टम अंटिल इजेस्टेड आउट थ्रू द एनस. अब जो सॉलिड वेस्ट है, जो ड्राई वेस्ट है हमारा, वो रेक्टम में स्टोर हो चुका है और वो एट लास्ट एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा. एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होती है एनस. इट एलिमिनेट द सॉलिड फेसिस आउटसाइड द बॉडी, और सॉलिड फेसिस को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम एनस करती है. दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड इजेशन. और ये फाइनली हमारी लास्ट स्टेज थी न्यूट्रिशन की, जिसका नाम था इजेशन. नाउ celiac diseases is the condition in which the body cannot tolerate gluten, a protein found in wheat, barley and rye. एक प्रोटीन होता है जो व्हीट में, बार्ले में और राय में मिलता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूटेन. और जब बॉडी ग्लूटेन ना पचा पाए तो वो बीमारी होती है हमारी सेलिएक डिजीज. ठीक है, बहुत से लोगों को हो जाती है ये. When people with this condition eat gluten, the inner lining of the small intestine get damaged. As a result, nutrients from food are not absorbed properly. और जिन लोगों को ये बीमारी होती है और अगर वो इस तरह का खाना खा ले तो उनके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स खराब हो जाएंगी. और जब वॉल्स खराब हो जाएंगी तो वहां पे डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं पाएगा, तो उनको वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे जो उनकी बॉडी को चाहिए, और एनर्जी मिलेगी नहीं तो एनर्जी बाकी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी. इसलिए द ओनली वे टू मैनेज सेलिएक डिजीज इज टू अवॉइड ग्लूटेन कंटेनिंग फूड. तो क्या किया जाता है, जिन लोगों को सेलिएक डिजीज हो जाती है उनको एडवाइस की जाती है कि आप ऐसा खाना ही मत खाओ जिसमें ग्लूटेन प्रेजेंट होता है. इंस्टेड उनको क्या दिया जाता है, ग्लूटेन फ्री फूड बोला जाता है, जैसे कि मिलेट्स खाओ, ज्वार, बाजरा, रागी, बिल्कुल सेफ होते हैं और एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं. गुड डाइजेशन इज एसेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड पीपल हैव नोन दिस फॉर सेंचुरीज. और सदियों से लोगों को पता है कि अगर आपको अपना डाइजेशन अच्छा रखना है तो आपको अच्छा खाना होगा, क्योंकि हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी डाइजेशन बहुत जरूरी है. The Charak Samhita, an ancient Ayurvedic text, explain the use of spices like ginger, black pepper and cumin to improve digestion. अब अदरक, साथ ही आपका जीरा, काली मिर्च, ऐसे मसालों का यूज करके आप अपना डाइजेशन कैसे इंप्रूव करो, ये हमारी आयुर्वेदिक ग्रंथ में बताया गया है, दैट इज चरक संहिता. और ये क्या है, ये डॉक्टर्स के लिए एक बहुत ही बून हम बोल सकते हैं, आशीर्वाद के तौर पे एक एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट हमारे पास है.
और इसमें बताते हैं कि ऐसी चीजों को, ऐसे स्पाइसेस को यूज करके आप अपना डाइजेशन कैसे इंप्रूव करोगे। मॉडर्न साइंस ऑल्सो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग मील्स ऑन टाइम, ईटिंग माइंडफुली एंड अवॉइडिंग ओवर ईटिंग। मॉडर्न साइंस भी हमें बताते हैं कि अपना डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप टाइम पे अपना खाना खाओ, समझ के साथ, तरीके के साथ आप सही चीज खाओ, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हो, और ओवर ईटिंग को आपने अवॉइड करना है। टुगेदर दीज प्रैक्टिस हेल्प इन कीपिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली। और अगर ये सारी चीजें एक साथ प्रैक्टिस की जाए तो आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी एंड यू विल हैव अ हेल्दी लाइफ। Now, organs that help in digestion. The digestive glands produce digestive juices which help in the breakdown of complex food material into simpler form. अब digestive glands क्या कर रहे थे? Digestive juice secrete कर रहे थे जो हमारे complex खाने को simpler form में तोड़ रहा था। These are the salivary glands, pancreas, liver and gallbladder. वो थे कौन कौन से? salivary gland थे, pancreas थे, liver था, gallbladder था। We have already studied about the salivary gland. हम salivary gland तो पढ़ चुके हैं, अब हमने दूसरी चीजें पढ़नी है जैसे liver, gallbladder और pancreas. So here it is the liver and gallbladder. Liver is a reddish brown gland located in the upper right part of the abdomen. Abdomen cavity के आपके जस्ट ऊपर राइट में एक ऐसा रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जिसको हम लीवर बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड यही है। बाइल, अ ग्रीनिश फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। एक ग्रीन कलर का फ्लूइड ये प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बाइल। It is stored in the gallbladder. The bile juice helps the breaking down of fats into smaller molecules. और ये फाइनली हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और ये क्या काम करता है? ये हमारे फैट्स को तोड़ता है और बनाता क्या है? फैटी एसिड्स। नाउ the pancreatic juice acts on carbohydrate, proteins and fats and convert them into simpler substances. अब इन्होंने बताया है कि ये हमारे स्टमक के जस्ट नीचे होता है, इससे पेनक्रिएटिक जूस निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो हमारे कार्ब्स पे, प्रोटीन्स पे, फैट्स पे काम करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। नाउ सम डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कुछ बीमारियां भी हो जाती है हमें डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से, जैसे कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। अब डायरिया में क्या होता है? इन डायरिया ए पेशेंट पासेस वाटरी स्टूल्स फ्रॉम फ्रीक्वेंटली देन अ नॉर्मल कंडीशन। जो नॉर्मल कंडीशन में एक इंसान का एक्सक्रीशन होता है, वेस्ट बाहर आता है, डायरिया में वो लिक्विड फॉर्म में आने लगता है। इट इज जनरली कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर और फूड पॉइजनिंग। अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है या आपने गंदा पानी पी लिया है उसकी वजह से आपको डायरिया हो जाएगा। द पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर इमीडिएटली टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। और ऐसे में पेशेंट को एकदम डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए ताकि उसकी बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो। At home, the patient can be given boiled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. और घर पे आप क्या कर सकते हो? आप गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी आप मिक्स करके उसका एक सॉल्यूशन बना के पेशेंट को पिला सकते हो। उस सॉल्यूशन को हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS भी बोलते हैं। टू प्रिवेंट डायरिया वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड प्योरिफाइड वाटर। और इससे बचने के लिए हमेशा साफ सुथरा पानी हमें पीना चाहिए। Now, constipation. In constipation, feces becomes dry, small, hard and difficult to pass. One should include enough roughage for the proper functioning of the digestive system. Roughage helps to hold water in the feces. Frequent constipation can create many problems later on. Now, what is constipation? Constipation डायरिया का बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें लिक्विड आपका वेस्ट निकलता है, इसमें आपका वेस्ट बिल्कुल सॉलिड और छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाता है जो कि पास होने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आपको क्या करना है? इससे बचने के लिए आपको रफेज की इंटेक बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि वो वाटर की परसेंटेज आपकी बॉडी में अच्छे से बना के रखेगा। और अगर आपको रेगुलर इंटरवल्स पे यानी एक फिक्स पीरियड के बाद कॉन्स्टिपेशन होता रहता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करनी चाहिए क्योंकि बाद में चल के ये बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है। नाउ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग occurs when some harmful substance enter our digestive system. जब आप कुछ गलत खा लेते हो या फिर आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है तो आपको वॉमिट होती है यानी उल्टियाँ लगती है। इट इज एन एक्ट ऑफ एम्प्टिंग द स्टमक थ्रू द माउथ। वॉमिटिंग हेल्प्स टू थ्रो टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ द बॉडी। अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो गलत चीज एकदम आपके मुंह के थ्रू ही बाहर निकाल देगा, आपका पेट एकदम खाली हो जाएगा और इसमें जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में थे वो सब बाहर आ जाएंगे। Thus, in human beings, the process of digestion is carried out efficiently with the help of various digestive organs and glands. तो ऐसे हमने जाना कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक साथ मिलकर के काम करते हैं। However, in other animals, especially grass-eating animals, the process of digestion take place in a slightly different way.
लेकिन अगर मैं दूसरे जानवरों की बात करूं, जैसे कि हम रूमिनेंट्स की बात कर सकते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। अब हम पढ़ेंगे रूमिनेंट्स के बारे में। वो होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब उनको हम हर्बीवोर्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो सिर्फ घास खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से हैं रूमिनेंट्स? काओ, बुफेलो, गोट, शीप, कैमल, एंटीलोप्स एंड ज़ेब्रास। उनका मुंह बहुत वाइड होता है, उनके दांत थोड़े बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ग्रास ईटिंग एनिमल्स कीप चूइंग continuously even when they are not eating. They have a special stomach with 4 chambers. These chambers are named as rumen, reticulum, omasum and abomasum. इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे कुछ हमने रूमिनेंट्स देखे हैं वो क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली च्यूइंग करते रहते हैं, चबाते रहते हैं कुछ, चाहे वो खाना भी ना खा रहे हो। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इनके स्टमक एक स्पेशलाइज तरीके से डिजाइन है, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं जिसके नाम हमारे क्या क्या है? rumen, reticulum, omasum and abomasum. अब ruminants quickly swallow the grass while grazing and store it in the first chamber of the stomach called rumen. अब जैसे ही वो घास खाएंगे वो सबसे पहले अपने फर्स्ट चैम्बर में उसको स्टोर करके रख लेंगे। In rumen, food gets digested partially and goes to the next chamber, the reticulum. अब उसमें खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पार्शली आधे रूप से डाइजेस्ट होगा और वो सेकंड चैम्बर में पास ऑन कर दिया जाएगा जिसका नाम है रेटिकुलम। In this chamber, the food is turned into curd. Later, the curd returns to the mouth in smaller lumps and animal continues to chew it. अब खाना कर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और वो कर्ड वापस से उनके माउथ में आ जाएगा। अब जो वो खाना कर्ड के रूप में कन्वर्ट हो चुका है वो धीरे से टाइम के साथ उनके मुंह में वापस आएगा और उसको दोबारा च्यू करेंगे एंड देन हाउ डाइजेशन टेक प्लेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड हेंस द एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। और जो खाने को दोबारा चबाने की प्रोसेस है उसको रूमिनेशन कहते हैं और इसीलिए इन जानवर्स को रूमिनेंट्स बोलते हैं। The process of rumination is necessary in the animals because they eat grasses which are rich in cellulose. Cellulose is a complex carbohydrate present in rich amount in grasses. It is digested in the stomach of ruminants which contains certain bacteria and protozoa that helps in breakdown of cellulose. It is impossible for other animals and humans to digest cellulose because they lack the bacteria which break down cellulose. अब rumination इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि animals के पास एक अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं जो उनको जो हमारे घास में एक अलग तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। उसको ब्रेक डाउन करने, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें स्पेशल तरीके के बैक्टीरिया प्रोटोजोज चाहिए होते हैं जो कि सिर्फ रूमिनेंट्स के अंदर होते हैं, तो वो रूमिनेशन के थ्रू उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ह्यूमंस के लिए चीज़ इतनी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी उतने हाई लेवल में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। रूमिनेंट्स chew the cud which later passes to the other 3 chambers of the stomach for digestion. In the omasum, which the smallest chamber of the stomach, the excess water is absorbed. अब डाइजेस्टेड फूड थर्ड चैम्बर में पास हो चुका है, लेकिन थर्ड चैम्बर सबसे छोटा चैम्बर है और वहाँ पे आपका पानी यानी लिक्विड जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। इन द एबोमेसम गैस्ट्रिक जूसेस आर सीक्रेटेड दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। अब हमारे फोर्थ चैम्बर में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किए जाएंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। हियर डाइजेशन टेक प्लेस जस्ट एज इट इज टेक प्लेस इन द ह्यूमन स्टमक। और यहाँ सारा हमारा डाइजेशन किस तरीके से होगा जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है। आफ्टर डाइजेशन इन द एबोमेसम फूड फाइनली पासेस टू द इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फूड टेक मोर देन 3 days टू पास थ्रू द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब फाइनली डाइजेशन के बाद खाना आगे पास कर दिया जाएगा ताकि न्यूट्रिएंट्स उससे एब्जॉर्ब कर लिए जाए और लगभग इस प्रोसेस में 3 दिन लग जाते हैं जो जानवरों को अपना खाना डाइजेस्ट करना होता है। द फूड डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी प्रोवाइड्स एनर्जी टू परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज। दिस एनर्जी इज रिलीज थ्रू अनदर वाइटल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब आपकी एनर्जी तो रिलीज हो चुकी है, आपने एब्जॉर्ब कर ली, अब वो एनर्जी कहाँ यूज होगी? दूसरी एक्टिविटीज में जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? Respiration is a key feature of life and is carried out by all living organisms. It involves exchange of gases between the organism and the external environment. Respiration is the process of taking in oxygen, using it oxidation of glucose to release energy in the body cells and eliminating waste products like carbon dioxide and water from the body. Respiration occurs in the living cells. The process of respiration takes place in 2 steps. These are described below. अब रेस्पिरेशन क्या है? गैसेस का एक्सचेंज रेस्पिरेशन है, वो 2 लेवल पे होता है जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। उसमें ऑक्सीजन आएगी, वो आपका खाने को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करेगी ताकि आप वहां से एनर्जी का इंटेक कर सको और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। अब हमारे कौन से 2 तरीके हैं? ब्रीथिंग कह लो या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम उसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? हम फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं और यूज एयर को एक्सहेल करते हैं, इसका नाम है ब्रीदिंग या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन is taken in and carbon dioxide and water vapors are thrown out of the body through respiratory organs. Now दूसरा हमारा होता है cellular respiration या फिर internal respiration।
The process of breaking down a food using oxygen of the air during inhalation and thereby releasing energy is called cellular or internal respiration. जब हम इनहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन हमने इनटेक की है उसका यूज से जो हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है और वहां से जो एनर्जी निकलती है, ये पूरी प्रोसेस हमारी सेल्युलर रेस्पिरेशन कहलाती है या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाती है. दिस होल प्रोसेस टेक प्लेस इन द सेल्स. ये अलग अलग सेल्स में होती है. हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं सारी सेल्स में ये होगी. ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन द डाइजेस्टेड फूड विच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी. जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था जो कि किस फॉर्म में था, ग्लूकोज के फॉर्म में, अब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पानी बनाएगा और एनर्जी बनाएगा. एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर लेगी, CO2 और वाटर बॉडी से बाहर निकल जाएंगे. नाउ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. The respiratory system is responsible for oxygenating the blood and removing carbon dioxide from it. Living things have different ways of effecting this exchange of gases between their bodies and the environment. Respiratory system in human beings consist of the following organs. और हमारे ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन्स हैं? देखो, नेसल कैविटी है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है. तो यहीं पे आपको वो सारी चीजें बताई गई हैं कि आप नेसल कैविटी के थ्रू आप एयर लोगे, अपने इनहेल करोगे. अब नेसल कैविटी में क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो आपके डस्ट पार्टिकल्स को या फिर किसी भी एक्स्ट्रा चीज को अंदर जाने से रोक देते हैं. सिर्फ आपकी एयर पास हो, फिल्टर होकर अंदर जाती है. जब आपकी एयर अंदर जाएगी तो ये ट्रैकिया से होती हुई नीचे जाएगी, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं. अब ये कनेक्टेड है आपके लंग्स से. लंग्स को फर्दर डिवाइड किया गया है ब्रोंकाइज में, और ब्रोंकाई को डिवाइड किया गया है ब्रोंक्यूल्स में. अब ब्रोंक्यूल्स को भी जब आप और ज्यादा सब डिवाइड करोगे तो छोटे छोटे एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको एल्वियोली बोलते हैं. वहां पे एक्चुअल में एक्सचेंज होता है गैसेस का. यही सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे बताई गई है. नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इसमें इनहेल और एक्सहेल हमारी दोनों इंक्लूडेड होती है. दिस प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स. हमारे लंग्स के नीचे एक मस्कुलर लाइनिंग होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं. जब हम एक्सहेल और इनहेल करते हैं तो इसका एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है. Now, diaphragm is muscular membrane present at the floor of the chest cavity. Diaphragm can stretch like a balloon and pulls lungs down, making them bigger. The muscles between the ribs are intercostal muscles. Now, the ribs moves up and outward. The diaphragm moves downward. अब जब आप इनहेल करोगे तो आपके रिब्स और जो ये हमारे रिब केज ने हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट किया है, तो जब आप इनहेल करते हो तो ये ऊपर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ फूलते हैं और आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है. लेकिन जब आप एक्सहेल करते हो तो ये रिलैक्स पोजीशन में आते हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है. सो दिस इज द पोजीशन. नाउ ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन मेक 1 ब्रीथ. एक बार इनहेल और एक्सहेल करने को आप 1 ब्रीथ बोलोगे. अ हेल्दी अडल्ट पर्सन एट रेस्ट ब्रीथ्स 15-80 टाइम्स इन अ मिनट. एक हेल्दी इंसान 1 मिनट के अंदर 15 से 18 ब्रीथ रेट रखता है. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. और 1 मिनट में कोई इंसान कितनी ब्रीथ ले पा रहा है, यानी एक बार इनहेल और एक्सहेल कर पा रहा है, वो उसका ब्रीदिंग रेट होता है. ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज व्हेन वी रन और डू हैवी फिजिकल एक्सरसाइज. This is because whenever a person needs extra energy, he/she breathe faster to supply more oxygen to the cell. अब आप कोई एक्सरसाइज करोगे तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए. एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी. नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? डिफरेंट एनिमल्स रेस्पायर थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज स्किन और सेल मेम्ब्रेन. अब अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं. जैसे कुछ अपने स्किन के थ्रू करेंगे, कुछ अपने सेल मेम्ब्रेन से करेंगे, कुछ एयर होल से करेंगे, कुछ ट्रैकियल सिस्टम से करेंगे और कुछ गिल्स और लंग्स से भी करते हैं. जैसे कि नाउ यू हैव 2 एक्टिविटीज. पहली आपको शो करनी है कि एक्सहेल एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट है कि आप एक गिलास लो, उसमें लाइम वाटर लो और उसमें आपको एक्सहेल करना है, क्योंकि जब आप एक्सहेल करोगे तो आप CO2 रिलीज करते हो. अगर आपके CO2 ने लाइम वाटर को मिल्की कलर दे दिया, दैट मीन्स वो CO2 थी और हेंस इट इज प्रूफ कि आप CO2 रिलीज कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो. नाउ टू शो दैट एक्सहेल एयर कंटेन मॉइस्चर, आपने प्लेन मिरर के सामने जाके एक्सहेल करना है. तो आप देखोगे शीशा जो है आपका, उस पर थोड़ा क्लाउडी टेक्सचर आ चुका है. दैट इज बिकॉज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन योर CO2. That is because when you exhale there is CO2 and water that contains moisture. Now respiration through skin and cell membrane. जैसे कि हमारे यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक ही सेल है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, वो क्या करते हैं? वो अपनी सेल के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं. अपनी मतलब उसी सेल से रेस्पिरेशन करेंगे, उसी सेल से डाइजेशन करेंगे, सब उनका एक ही सेल से होता है. और उसमें होता क्या है? उसमें गैसेस का डिफ्यूजन होता है. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस पास ऑन होती हैं.
नाउ रेस्पिरेशन थ्रू एयर होल्स। अब कुछ हमारे ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जैसे कि ग्रास होपर, कॉकरोच, इनके पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको हम स्पाइरेकल या फिर ट्रैकियल ट्रंक भी बोलते हैं। ये अपने एयर होल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये परफॉर्म करते हैं। नाउ रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो एक्वेटिक रीजन में रहते हैं जैसे कि फिश हो गई, शार्क हो गई, डॉल्फिन वगैरह, तो इन सबको क्या है, इन सबके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब गिल से ये ऑक्सीजन लेते हैं बट वो ऑक्सीजन जो ऑलरेडी पानी में डिजोल्व है। इन अ फिश द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स। गिल्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट्स सप्लाइड बाय रिच ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो ये सांस कैसे लेते हैं, ये गिल्स से लेते हैं। गिल्स में क्या होती है, कैपिलरीज होती है, वहां से सप्लाई होगी। और यहाँ पे ओपर्क्यूलम नाम का इनका एक ऑर्गन है, उससे इनकी इनहेलेशन ये गिल्स से करते हैं, जाके कैपिलरीज होती है, एक्सहेलेशन होता है ओपर्क्यूलम नाम के ऑर्गन से। दैट्स हाउ द एक्वेटिक रीजन एनिमल्स ब्रीद इन। नाउ रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी है जो लंग्स से, बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं जो लंग्स से रेस्पायर करते हैं जैसे कि कैट्स, डॉग, हॉर्सेस, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस, इनके आंसर आपने देने हैं। एंड हियर इट इज अबाउट योर साइंटिस्ट। एंटोनी लुवॉइजर इज रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इनको मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर के नाम से जाना जाता है। ही वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इज वेरी सिमिलर टू स्लो बर्निंग वेयर ऑक्सीजन इज यूज्ड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। और ये इन्होंने ही बताया था कि ऑक्सीजन को यूज किया जाता है डाइजेस्टेड फूड के साथ एनर्जी रिलीज आउट कराने के लिए। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जो आपने थ्रू आउट द चैप्टर पढ़े हैं, जिनकी प्रॉपर डेफिनेशन गिवन है, जैसे कि मैस्टिकेशन, टाइलिन, स्टार्च, बाइल जूस, विलाई, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोली, डायफ्राम एंड सो ऑन। नाउ पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट। यहाँ पे आपके पूरे चैप्टर का जिस्ट दिया गया है ताकि आप चैप्टर को सम अप कर सको। यू हैव टू गो थ्रू इट थोरोली। नाउ हियर आर सम एक्सरसाइज। जो आपने चैप्टर से सीखा उसको अच्छे से रिकॉल करना है और एक एक आंसर देते हुए चलना है। द फर्स्ट वन इज Which of the following is not a part of digestive system? इसमें से कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं है? That is kidney. Which digestive juice helps in digestion of fats? फैट्स के डाइजेशन में कौन सा जूस काम आता है? That is bile, but spelling आप करेक्ट कर लेंगे, that is B-I-L-E. Which part of the alimentary canal connects the mouth to the stomach? That is esophagus. The main purpose of respiration is to produce energy. Now the fifth one. During the process of exhalation, the ribs moves down and inward. Now moving ahead, we have another exercise, that is fill in the blanks and true false. Dash is the process of breaking down complex food into simpler form, that is digestion. The finger-like projection in the small intestine are called villi. Dash bring back partially digested food to chew again, ruminants. In humans, dash are the site of exchange of gases, alveoli. A fish obtains dash from the water, oxygen. Now true false. Animals obtain energy from food, true. Pancreas store bile, false. Ruminants bring back partially digested food into the mouth, true. Respiration take place only in the lungs, false. Alveoli helps in exchange of gases in the lungs, true. Now moving ahead, we have question answers, that is short answer type question and long answer type question. What is digestion आप बता देंगे, then आपको saliva का function बताना है, आपको peristaltis movement बतानी है, आपको respiration बताना है और ये बताना है कि fish breathing कैसे करती है. Now moving to the long one, आपको डाइजेशन की प्रोसेस बतानी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप इजीली बता दोगे. डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट दैट शोज द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च. सलाइवा का स्टार्च पे क्या एक्शन होने वाला है, इसका आपने एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है. हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी, आप वो बता सकते हो. व्हाट आर द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क ना करे तो क्या क्या बीमारी आपको हो सकती है, आपको वो बतानी है और आप उन्हें कैसे प्रिवेंट करोगे वो बता देना है. What is the function of alveoli? ब्रीदिंग में alveoli का क्या फंक्शन है, एक्चुअली वही साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, आप अच्छे से बताओगे. What is the role of diaphragm in breathing, और डायफ्राम का क्या रोल है ब्रीदिंग में, पूरा मैकेनिज्म आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे. एंड नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड.